प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बायोट-सेवर्ट लॉ जो 12th क्लास का 3rd यूनिट का टॉपिक है उसकी सेकंड महत्वपूर्ण एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। तो अब हम उसको शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत से क्वेश्चंस आपकी क्लास में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। और तब तक आप इस तरह से अपने इस चैनल फिजिक्स बाय आईसी सर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी। और हम शुरू कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे हमें डिटेल में स्टडी करना है और उसके बाद हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसको। कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल। हम एक कॉइल कंसीडर कर लेते हैं लाइक दिस। एक सर्कुलर कॉइल हम बना लेते हैं। कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए। इस सर्कुलर कॉइल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग। ये देखिए, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से पास हो रही है। ये कॉइल इस तरह से आप मान सकते हैं और ये एक्सिस है। P इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस A, या इस डिस्टेंस को क्योंकि रेडियस लिया है इसको हम x मान लेते हैं। P इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। इसकी वजह से हमें बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज करके इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखिए, ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने आपको बताया था कि बायोट-सेवर्ट लॉ गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी स्मॉल सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या लगाना है, बायोट-सेवर्ट लॉ। डिवाइड द कॉइल इनटू ए नंबर ऑफ एलिमेंट ईच ऑफ लेंथ dl। ये देखिए, प्रत्येक को इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में हमने डिवाइड कर लिया है पूरी कॉइल को। ये देखिए, और इसके सेंटर से ये जो एलिमेंट पॉइंट है ये r डिस्टेंस पे है। दिस इज r। अब ये देखिए, यहां देखने की बात ये है कि dl और ये क्या है हमारा, यहां पर ये r है और ये dl है। dl की डायरेक्शन वही है इस एलिमेंट की जो करंट की डायरेक्शन इसके अंदर से है, फ्लो कर रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ये चीज हम देखना चाहते हैं। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया था उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप बताइए, कितना हो जाएगा। ये देखिए, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय हियर। ये देखिए, वही बायोट-सेवर्ट लॉ। हम किसको यूज कर रहे हैं यहां पर, बायोट-सेवर्ट लॉ को। तो यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट कितना होगा, म्यू नॉट I। ये देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ये है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने की है
कि ये जो DL और ये जो R है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। ये देखिए, ये DL है और ये R है। ये कॉइल ऐसे है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कॉइल इस तरह से सर्कुलर कॉइल है और ये R है। तो DL और R के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ये दिख नहीं रहा है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है ना, तो ये DL और R के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज हियर 90 डिग्री। ये देखिए, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या बन जाएगी, फिर देख लीजिए, इसको हम लिख लेते हैं। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय हियर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl divided by r square. This is the magnetic field. अब यहां हम फिगर में देखना चाहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड किधर एग्जिस्ट, क्योंकि dl और इस r के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। ये देखिए, अगर ये एंगल बीटा है तो फिर ये एंगल भी बीटा ही होगा। हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। यही क्यों, अगर मैं इस एलिमेंट की वजह से यहां देखें तो ये देखिए, यहां पर इस एलिमेंट की वजह से, छोटी सी एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, और देख लीजिए बेटे, वो किधर होगा, वो ये होगा। दिस इज दैट, दिस इज आल्सो dB। तो ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा। आप खुद देखिए इस सिस्टम को हमने किया क्या है, हम कर क्या रहे हैं यहां पर, ये देखिए, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इसके डायगोनली जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकाल लिया है, एंगल की भी बात हो गई है। अब जो बात कर रहे हैं, ये जो वेक्टर है इसको 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम रिजोल्व कर देते हैं। रिजोल्व dB इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखिए कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा dB। मैंने आपको जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर +1 में बताया था तो क्या बताया था कि इस dB का जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है वो क्या होता है, कोस के साथ होगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dB कोस बीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट यहां है आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, dB साइन बीटा। दिस इज दैट। ठीक ऐसे ही, यानी कि 2 कंपोनेंट्स में हमने रिजोल्व कर दिया, dB कोस बीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हो जाएगा dB साइन बीटा। ठीक ऐसे ही बेटे, जिस तरह से हमने इसको रिजोल्व किया है, इसको भी 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर दीजिए। ये इसकी वजह से है जो इसके डायगोनली जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका जो ये जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा, dB कोस बीटा, और जो इधर कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा dB साइन बीटा। और इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको हम रिजोल्व कर लेंगे। और फिर अब क्योंकि ये जो dB आप देख रहे हो, इसको तो हमने रिजोल्व कर दिया है, तो यही कंपोनेंट्स बचे हैं, ये नहीं है और ये। तो इसका मतलब है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सभी कंपोनेंट्स की वजह से, जितने भी एलिमेंट्स ये हमने यहाँ किए हैं, उनको इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे, रिजोल्व करके। और फिर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर हम क्या लिखेंगे, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर लूप। पूरी सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल की वजह से कितना होगा वो देखिए बेटे। ये चीज जितने भी
ये देखिए दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जितने भी कोस बीटा वाले कंपोनेंट्स हैं उन सबको जोड़ देंगे, जो इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है, और बाकियों की वजह से इधर उधर सभी डायरेक्शन में होंगे। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू लाइक दिस, डी बी कोस बीटा प्लस जितने भी साइन बीटा हैं उनको भी जोड़ दीजिए, डी बी साइन बीटा। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब यहां जो चीज देखने की बात है, मान लो ये दो ही एलिमेंट है, ये देखिए एक डीएल ये है और एक ये डीएल है, इसकी वजह से जो कंपोनेंट है कोस बीटा ये ऊपर की तरफ है और जो इसकी वजह से है वो नीचे की तरफ है, और दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये 10 है तो ये -10 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 0। इसी वजह से जो इधर कंपोनेंट है उसकी वजह से जो डी बी कोस बीटा होगा वो इधर होगा, और जो इसकी वजह से है वो उधर होगा, तो उन दोनों को जोड़ देंगे। मैं ये कहने जा रहा हूं क्योंकि डायगोनली अपोजिट एलिमेंट हैं, उनकी वजह से जो कोस बीटा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो टोटल जो ये देखिए, ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस विल कम्स आउट टू बी जी, यानी कि दिस समेशन ऑफ डी बी कोस बीटा becomes equal to 0. क्यों? Because the diagonally opposite element cancel the components each other. So to net sum of this cos beta component will be 0. तो फिर नेट अब जो हमारे पास रिजल्ट बच गया है वो देखिए बेटे क्या बचा है, दिस इज इक्वल टू, नाउ अब जो पॉइंट मैं यहां लिखने जा रहा हूं वो बच जाता है ये देखिए, ये कंपोनेंट तो 0 हो गया है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब कितना बच गया, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डी बी साइन बीटा। ये हमारे पास महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई है, यानी कि अब क्योंकि ये पोर्शन 0 तो ये बच गया है। अब आप देखिए, अब हमें दो चीजें चाहिए यहां पर नेट मैग्नेटिक, क्योंकि ये जो डी बी साइन बीटा है ये वाले कंपोनेंट तो सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये तो सब कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इन्होंने तो कैंसिल कर दिया पर डायगोनली अपोजिट एलिमेंट की वजह से, बट डी बी साइन बीटा वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये आ जाए। अब हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो हम पहले ही निकाल चुके हैं यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, एक साइन बीटा। तो चलिए पहले साइन बीटा निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ डैश पी, इन ट्राइंगल ओ डैश पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बीटा बेटे, साइन बीटा इज इक्वल टू, ये देखिए इस ट्राइंगल में ओ डैश पी, द साइन बीटा इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a बाई आर, ये देखिए ये साइन बीटा है एंड दिस इज dB, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं यूजिंग इक्वेशन 1 dB की वैल्यू एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 साइन बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन 2 बिकम्स, ये देखिए बेटे क्या हो जाएगी इक्वेशन 2, द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये देखिए समेशन ऑफ जो dB है वो ये है, ये वैल्यू रख रहा हूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। ये तो मैंने यहां dB की वैल्यू रख दी और साइन बीटा की वैल्यू यहां से, यानी कि a बाई आर, तो यहां कितना हो जाएगा Q। ये चीज अब हमारे पास आ गई है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले लीजिए, जैसे म्यू नोट 4 पाई वगैरह, तो जो नेट आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, म्यू नोट हमने बाहर ले लिया है, आई भी बाहर ले लिया है, और आप देख रहे हैं 4 पाई आर क्यूब, इसको भी बाहर ले लिया है, ए भी यही है कांस्टेंट है, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि बाकी सारे तो कांस्टेंट है। देखो आई है, डीएल, ये डीएल जो है ये वेरी करेगा, ये इतना डीएल है तो तमाम, ये भी डीएल है, ये भी डीएल, क्योंकि पूरी कॉइल को हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया था ताकि बायोट-सैवर्ट लगा करके और मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें।
लेकिन अगर इन सभी एलिमेंट्स को हम जोड़ दें तो ये पूरा जो है हमारी कॉइल, पूरा सर्कल जो है वो कवर हो जाए, बन जाएगा। तो सभी डीएल्स का सम कितना हो जाएगा? अगर एक ही वायर है तो इसमें कितना हो जाएगा? ये डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई ए, क्योंकि ए इसका क्या है? रेडियस। अगर एक कॉइल है, खाली एक ही वायर है यहाँ पर इस कॉइल के अंदर, तो ये समीशन ऑफ डीएल जो है दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई ए। ये तो एक कॉइल में एक टर्न है तो, और मान लो इसमें काफ़ी टर्न है, 2 टर्न है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 से कर देंगे, और अगर n टर्न है तो फिर हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो इसमें n वायर हैं तो फिर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स हियर, आप खुद देखिए ये वाली इक्वेशन अब हमारी क्या बन जाएगी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर क्यूब, और ये देखिए ये भी लिख देते हैं 2 पाई ए पहले से है यहाँ पर तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ n भी है वो भी हमने लिख दिया, और नीचे r क्यूब है। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। ये देख लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I आर क्यूब, और ऊपर 2 पाई a पहले से था और बाकी चीज़, यानी कि मैंने समीशन ऑफ डीएल की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। एक चीज़ आप और देख सकते हैं यहाँ पर r, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डैश पी, बताइए इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डैश पी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया है। तो फिर आर कितना हो जाएगा? आर को आप 1/2 या रूट ले सकते हैं, ये आर। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आर आल्सो इन दिस इक्वेशन, इस आर की जो वैल्यू है वो भी आप इसमें रख दीजिए। तो दिस इक्वेशन बिकम्स नाउ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I 2 पाई ए स्क्वायर n, और नीचे हम लिख रहे हैं आर के स्थान पर ये, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3 पावर है और आर की पावर ये है। तो ये दिस इक्वेशन गिव्स दी, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये वो है, यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। इक्वेशन नंबर जो भी है आप इसको दे सकते हैं। तो ये इक्वेशन होगी। अब प्यारे बच्चों इसके कुछ स्पेशल केसेस भी आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि अगर ये पी पॉइंट सेंटर पर हो, when this point lies at the center of the circular coil, अगर ये पॉइंट सेंटर पर होगा तो x कितना हो जाएगा? ये देखिए ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं स्पेशल केस यही लिख रहा हूं यहाँ पर, स्पेशल केस देखिए पहला ही ले रहा हूं फॉर सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर के ऊपर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इक्वेशन गिव्स b इज इक्वल टू, अब देखिए जहां x 0 कर दीजिए वहां पर, तो ये इक्वेशन क्या बन गया हमारी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, I यहां पहले से है, और ये भी लिख देते हैं 2 पाई ए स्क्वायर n, ये तो वैसे लिख दिया, यहां x को 0 किया तो बच गया a स्क्वायर, ए क्यूब बच जाता है नीचे, दिस ए क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये देखिए, स्क्वायर से एक कैंसिल हो गई है, 2 पाई से ये 2 कैंसिल हो गया है। अब क्या बच गया है यहाँ पर, वो यहाँ रिजल्ट लिख दीजिए। दिस इक्वेशन बिकम्स फॉर सेंटर म्यू नॉट और 2 भी है
ये देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया तो 2 कैंसिल हो गया है, म्यू नॉट एन आई बच गया है ऊपर और नीचे रह गया है 2a। तो दिस इक्वेशन गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये याद रखना है आपने कि अगर सेंटर पर पूछते हैं तो ये वाला रिजल्ट यूज करना है। जब हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे तब भी हमें ये चीज पता होना चाहिए, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2a। ये रिजल्ट आ रहा है, दिस इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। और अगर मान लो कोई आपसे कहता है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर लाई कर रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर, तो फिर उस केस में ये जो ए है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछ सकते हैं कि सर ये तो बता दिया कि सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, बट ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो किस डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा, इन विच डायरेक्शन दिस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, और किस लॉ से, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जैसे ये कॉइल है, मैंने कल बताया था आपको, अपनी राइट हैंड की उंगलियों को इस तरह से कर्ल कीजिए ताकि वो करंट की डायरेक्शन में हो। ये देखिए, अगर करंट नीचे ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, यानी कि इन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से है तो ये जो अंगूठा है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर सुन लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by right hand thumb rule. Curl the fingers of your right hand in the direction of the current in the circular coil, then the thumb gives the direction of net magnetic field. तो प्यारे बच्चों ये रिजल्ट्स आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। सर्कुलर कॉइल के केस में जब भी हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये रिजल्ट याद रखना है। अगर एक्सिस के ऊपर कहीं तो वो डिस्टेंस देने के बाद ये वाला फार्मूला जो है हमें यूज करना है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार अगर आप इसको करके देख लेते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। अभी एक चीज़ आपने देखी कि जब हम किसी सर्कुलर कॉइल से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी कि क्या पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या बन गई, मैग्नेट बन गई, एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, चलिए वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, वही चीज़ अब हम यहाँ देख रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखिए, कोई भी सर्कुलर कॉइल हो, जैसे सपोज कीजिए ये सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो सपोज कीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इनकी दो चीजों पर निर्भर करता है, एक इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है और दूसरा इस कॉइल का एरिया कितना है। यानी मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड द एरिया ऑफ द कॉइल। अगर एक सिंगल टर्न है तो, अगर दो टर्न है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट डबल हो जाएगा। 3 है तो 3, और अगर n है तो n से मल्टीप्लाई कर दे। n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी वो तो आप देख ही सकते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा एसोसिएटेड विद दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, और इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। इसमें वही रिजल्ट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ड्राइव, उसको हम यहां यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है, वी नो द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय, वो फार्मूला ये वाला रिजल्ट है, ये आप पहले से ही जानते हैं। दिस इज दैट रिजल्ट, ये है, मैं इसको लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देखिए आई 2 पाई
ए स्क्वेयर एन डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। देखिए ये है वो रिजल्ट जो अभी हमने ड्राइव किया है। और अब हम मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट? जो किसी सर्कुलर कॉइल में डेवलप होता है जब हम उसमें करंट पास करते हैं। तो कोई बात नहीं है, इस इक्वेशन को अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। ये देखिए, अब जरा सोच के मुझे बताइएगा कि ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस a है, तो इसका एरिया कितना होगा? क्योंकि हमें ये तो पता है ये है, इस सर्कुलर कॉइल का एरिया कितना होगा। और मान लेते हैं कि इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, तो एरिया व्हाट विल बी दैट? एरिया कितना होगा यहां पे आप खुद ही बता दीजिए। जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ रेडियस कितना है a, तो पाई ए स्क्वायर हो गया। कोई बात नहीं, तो एरिया जहाँ है वहाँ तो हम पाई ए स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में कहीं आपको पाई ए स्क्वायर नजर आ रहा है? ये देखा पाई ए स्क्वायर, इसके स्थान पर हम a लिख देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। यानी दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, 4 पाई n यहाँ है ही पहले से ही, i भी है, ये देखो n है, i है, और पाई ए स्क्वायर इसके स्थान पर हम लिख देते हैं a। और क्या बच गया? ये 2 को यहां से हम इसको कर देते तो नीचे कितना रह जाएगा? 2 पाई रह जाएगा, क्योंकि इसने इस 2 को हमने यहां कैंसिल कर दिया। तो ये हो गया, और नीचे वो जो चीज थी वही रहेगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई? 3/2। ये हो गया बेटे, ये हमारे पास b का फार्मूला आ गया। अब आपके सामने क्लियर है यहां पे, यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से m की वैल्यू रख दीजिए। तो यहां जहां NIA है दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट विच इज एसोसिएटेड विद दिस कॉइल, यानी कि इस NIA के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे कैपिटल M लिख सकते हैं। यह है मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट को एक तरफ रख लीजिएगा और बाकी जो रिजल्ट्स हैं उनको दूसरी तरफ लीजिए। तो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स m इज इक्वल टू, ये देखिए 2 पाई, ये 2 पाई को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूं b, और साथ में है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये देखिए, और नीचे रह गया है सिर्फ म्यू नॉट। और इस तरीके से दिस इक्वेशन गिव द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बहुत ही आसान है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द एक्सप्रेशन आपके एग्जाम्स में कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल यूजिंग बायोट-सेवरेट लॉ, तो फिर आपको इस तरीके से करना है। और अगर एक और सवाल पूछ लेते हैं फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सर्कुलर कॉइल, तो फिर ये वाला फार्मूला आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। बायोट-सेवरेट लॉ को लगाने के लिए पहले वो कॉइल वगैरह कंसीडर करके और उनको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। उसके आगे का रास्ता जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, उसके सेंटर का फार्मूला, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बताया इसकी, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में है तो अपना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ लगा देंगे। ये देखिए, तो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डाउन डायरेक्शन। अगर करंट ऐसे है, अगर करंट इस तरह से होता है तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन। एक ये डायरेक्शन, पूरे चैप्टर में हमें डायरेक्शन को बहुत ही क्लियरली हमें समझना होगा, यूज करना होगा न्यूमेरिकल्स करते समय, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर सकेंगे और इसकी थ्योरी को भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और पूरी स्कोरिंग जो है 100% मार्क्स आप अपने एग्जाम्स में लेना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ करके उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप पूरी स्कोरिंग 100% स्कोरिंग, जैसे पहले भी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेते रहे हैं अपने अपने बोर्ड एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी तरह से आप भी ले सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, जो 2 फार्मूले अभी आपने ड्राइव किए थे, अभी
मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कॉइल एंड एट द सेंटर। उन दोनों को एक बार अप्लाई करके देखिए। जब एक दो क्वेश्चंस को आप करेंगे तो फॉर्मूले रटे नहीं जाते हैं, अपने आप याद हो जाते हैं। तो चलिए पहले नियम के अनुसार पहले पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर जो गिवन डाटाज आपको दे रखी हैं वो लिखते चले जाइए। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। और पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप इस वीडियो को रोक करके, और उसके बाद नहीं आता तो इसको चेक कीजिएगा कि कहाँ गलती की है। और 500 टर्न्स, ये देखिए एन कितना है यहाँ पर 500, एंड डायमीटर इज, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 0.1 मीटर। उस कॉइल का डायमीटर ये है, लेकिन हमें क्या चाहिएगा? रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना हो जाएगा? d/2। और ये कितना हो जाएगा? इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? अब आप देखिए और चीज क्या दे रखी है यहाँ पर? कैरिंग ए करंट ऑफ 7 एम्पियर, यानी कि जो करंट है इसमें से जो फ्लो कर रहा है वो 7 एम्पियर है। एक और चीज देख लीजिए, ये कितनी दूरी पर वो मैग्नेटिक फील्ड निकलवा रहा है, यानी कि x की वैल्यू दी हुई है 0.12 मीटर। ये है, यानी कि ये पहले की ही तरह कॉइल है हमारे पास, और इस कॉइल के ये एक्सिस है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस कॉइल की वजह से। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो पहले वो जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय, जो रिजल्ट आपने निकाला था वो लिख दीजिए। वी नो, क्या फार्मूला था बेटे वो? B = μ0 अपॉन 4 पाई, आप खुद देखिए जो फार्मूला आपने निकला था 2 पाई NI² और नीचे आया था A² प्लस x² की पावर 3/2। ये वो रिजल्ट था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो दे रखी हैं आपको वो लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं। μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷, वो हमने लिख दी है। ऊपर क्या है? 2, और फिर पाई की स्थान पर क्या लिखोगे? 22/7 हम लिख देते हैं। ये देखिए n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी कॉइल के अंदर है? 500, तो n की वैल्यू हमने 500 रख दी है। ये देखिए, फिर करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से? 7, और साथ में A²। ए का मतलब रेडियस है इसका, यहाँ हमने रेडियस है तो ये A है। ये देखिए, और इसका स्क्वायर जब हम लोग यहाँ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये A², और A कितना है? ये है 0.1, यानी 1/, एक तरह से 20 है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे बाद में। 20 × 20, और ये भी हो गया है। और साथ में अब ये देखिए A² एक बार फिर से है यहाँ पर, वो भी लिख दीजिए 1/20 प्लस x ये दिया हुआ है 0.12, 12 अपॉन 100, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये रीडिंग्स जो भी आएंगी 20 का स्क्वायर और साथ में इसका भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कितना है का स्क्वायर, और उसकी पावर फिर 3/2 हो जाएगी। और इस तरीके से फिर आप इसको सोल्व कर देंगे, और सोल्व करने के बाद आप खुद सोल्व करके देखिएगा इन सब को। जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। आप सोल्व कर लीजिएगा, टाइम बचेगा इसके अंदर। बस जस्ट ये फार्मूला आपको याद रखना है, लेकिन और उसके बाद कुछ नहीं होता है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखें और आपके पास आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेशंस। थोड़ी सी हमारे पास भाई ये कॉइल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और ये कॉइल इस तरह से है, और फिर ये करंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा एट दिस पॉइंट, वो हमें निकालना। तो यहाँ पर दो इफेक्ट होंगे। एक तो इस वायर की वजह से, क्योंकि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, और एक इस सर्कुलर कॉइल की वजह से।
कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अगर मैं ये कहूँ कि इस कॉइल का रेडियस जो है ए है और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो I फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, किसी भी अगर ये सर्कुल कॉइल जो है कंप्लीट होती तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता, वो आपको पता ही है। कितना होता? म्यू नॉट अपॉन ये 2NI/A, यही आया था। ये होता, लेकिन और किधर होता ये भी देख लीजिए। इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए, करंट इस तरह से जा रहा है तो किधर होगा वो नीचे। लेकिन ये तब होता है जब ये पूरी कॉइल होती, लेकिन ये कितनी कॉइल है, ये तो हाफ है। तो इसको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अब बनेगा वो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू म्यू नॉट NI/2A। किधर होगा ये देखिए, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेकिन किधर हुआ ये? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस बोर्ड, यू कैन से। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भाई क्या हो अगर हम इसमें से करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर हम करंट की डायरेक्शन इधर कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही पैदा होगा, लेकिन इस बार देखिए करंट की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी और परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा अगर करंट की डायरेक्शन हम इस तरह से कर दें, राइट हैंड थंब रूल लगा करके। चलिए एक और बात बताइए, कोई आपसे कहे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर ये कॉइल इस तरह से हो तो? क्योंकि अब यहां पर करंट फिर डबल हो गया है, करंट आया यहां पर, कुछ करंट इधर से गया और ये सेम है, एक सर्कुलर कॉइल इज देयर। देन व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल? कितना होगा? अब देखिए यहां पर इस अपर हाफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना ही होगा जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। और जो इधर है ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं इस कॉइल में, ये देखिए ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन है। और टू इक्वल एंड अपोजिट जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर एक्ट करेंगे, एक परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से बेटे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी। हाँ, इस वायर की वजह से नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये इसके एक्सिस के इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसकी लाइन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी दिस। तो बेटे इस तरह से छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चंस, कुछ फार्मूले 2-3 बार आप अपने इन फार्मूलों को लिख करके देखें, अच्छी तरीके से देखें, तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और कहीं कोई डाउट्स, क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेप्स है बेटे, ये तभी आएंगे जब आप इनको करके देखोगे, क्वेश्चंस को ड्राइव करोगे। तो ये था आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में